लेकिन ये जो प्रधानमंत्री है कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, बीच में हटेगा। तो ये तानाशाह सरकार है। ये तो चाहते हैं आंदोलनकारी की डेथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 007, देश का सबसे विश्वसनीय और बेबाक न्यूज नेटवर्क। आज हम बात करेंगे राजनीति की उन बड़ी साजिशों की जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। इसके साथ ही बात होगी उन खौफनाक अपराधियों की जिन्होंने पूरे देश की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। चाहे वह संसद का घमासान हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों का पर्दाफाश हो या फिर देश के भीतर ड्रग्स का बड़ा जाल हो, हम हर खबर का तीखा विश्लेषण आपके सामने रखने वाले हैं। सत्ता में बैठे लोग आखिर जनता की सुरक्षा को लेकर इतने लापरवाह क्यों हैं? आज इसका पूरा सच आपके सामने आएगा। अगर आप देश की हर सच्ची और बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 सबसे बड़ी और ताजा खबरों का यह विशेष बुलेटिन। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर डोनेशन घोटाले को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस पूरे गबन मामले की चल रही जांच पर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। इस बड़े विवाद के बीच ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन को देखने के लिए नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ के पद के लिए आवेदन मांग लिए हैं। जनता के पैसे और आस्था के नाम पर हुए इस घोटाले पर अब अदालत की पैनी नजर है और विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। भारत से संचालित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध गिरोहों के खिलाफ एक बहुत बड़ी वैश्विक कार्रवाई शुरू हुई है। इस बड़े एक्शन के तहत अमेरिका, कनाडा और यूरोप में कुल 24 खतरनाक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन हार्डबॉल के तहत पकड़े गए इन अपराधियों में से 11 को अकेले कैलिफोर्निया से दबोचा गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार से बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी, गोलीबारी और साल 2023 में कनाडा में हुई एक प्रमुख भारतीय राजनीतिक व धार्मिक हस्ती की हत्या का गंभीर आरोप है। भारतीय गिरोहों के इस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के भांडाफोड़ ने साबित कर दिया है कि अपराध की जड़ें विदेशों तक कितनी गहरी फैल चुकी हैं। इस सनसनीखेज अंतर्राष्ट्रीय क्राइम नेटवर्क की पूरी जानकारी हम आपको आगे देंगे। संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले ही केंद्र सरकार के नए परिसीमन विधेयक यानी डिलिमिटेशन बिल 2026 को लेकर भारी राजनीतिक बवाल मच गया है। सरकार इस बिल के जरिए संसदीय सीटों की संख्या में एक बहुत बड़ा इजाफा करने की तैयारी में जुटी हुई है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार देश के राजनीतिक नक्शे और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए अपने फायदे में बदलना चाहती है। कांग्रेस और पूरे इंडिया गठबंधन ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वे इस बड़े बदलाव को रोकने के लिए छात्र आंदोलनों को हथियार बनाने की रणनीति बना रहे हैं। सत्ता और विपक्ष के बीच इस बिल को लेकर होने वाली जंग संसद के भीतर एक बेहद हिंसक और तीखी बहस के रूप में बदलने वाली है। राजस्थान की जोधपुर पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे चौंकाने वाली और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने देश की सुरक्षा करने वाले एक पूर्व एनएसजी कमांडो रतन सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस आरोप के घर पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6 किलोग्राम अफीम और 1,06,50,000 रुपए की भारी भरकम नकदी बरामद की है। एक पूर्व कमांडो का इस तरह के काले धंधे में शामिल होना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका और गंभीर चिंता का विषय है। पुलिस अब इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि इस ड्रग नेटवर्क के तार और किन बड़े सफेदपोश लोगों से जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति और देश की संसद में उस वक्त भूचाल आ गया जब तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई में विलय की घोषणा कर दी। इस अचानक हुए राजनीतिक उलटफेर के बाद कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सीधे तौर पर साजिश रचने का आरोप मढ़ दिया है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस विलय को पूरी तरह से गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी लोकसभा में 2/3 बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाकर विपक्षी दलों को तोड़ रही है। इस टूट के बाद लोकसभा में टीएमसी की ताकत 28 सांसदों से घटकर महज 8 रह जाएगी, जो विपक्षी गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। देश को झकझोर देने वाले श्रद्धा वालकर हत्याकांड को 4 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ित परिवार को अब तक न्याय नसीब नहीं हुआ है। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्य आरोपी आफताब आमीन पूनावाला को तिहाड़ जेल से एमए सोशियोलॉजी की परीक्षा देने के लिए 20 जुलाई की अदालती सुनवाई में शामिल न होने की छूट दे दी है। इस मामले में अब तक 215 से ज्यादा सुनवाई हो चुकी है और चार्जशीट 13,000 से भी ज्यादा पन्नों की बन चुकी है। फिर भी ट्रायल कछुए की रफ्तार से चल रहा है। श्रद्धा के पिता का साल 2025 में ही निधन हो गया और वे अपनी बेटी के हत्यारे को सजा मिलते हुए नहीं देख पाए। आरोपी को बार बार मिलने वाली इन सहूलियतों पर श्रद्धा के रिश्तेदारों ने न्याय व्यवस्था पर बेहद तीखे और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने सोशल मीडिया के बड़े इन्फ्लुएंसर और मशहूर कॉमेडियन समय रैना के खिलाफ एक बेहद कड़ा और नजीर बनने वाला फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के पुराने आदेशों का पालन न करने के कारण समय रैना और 4 अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर 3-3 लाख रुपए जुर्माने ठोका है। अदालत ने इन लोगों को निर्देश दिया था कि वे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर महीने कम से कम 2 बार दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करें और रीढ़ की बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए फंड जुटाएं। अदालत के आदेश को हवा में उड़ाने वाले इन इंटरनेट स्टार्स को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से काम करना होगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला सबसे विवादित संविधान संशोधन विधेयक यानी पीएमसीएम जेल बिल संसद में लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस 130वें संवैधानिक संशोधन बिल के मुताबिक अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक मामलों में लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे पद से स्वतः ही हटा दिया जाएगा। कांग्रेस और पूरे विपक्ष ने इस बिल को पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित बताते हुए इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। विपक्ष का दावा है कि सरकार के पास इस तानाशाही कानून को पास कराने के लिए संसद में आवश्यक 2/3 बहुमत बिल्कुल नहीं है। इस बिल के आने के बाद देश की राजनीति में एक ऐसा टकराव शुरू हो गया है जो राज्यों और केंद्र के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल सकता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए बहुचर्चित ललिता गौतम हत्याकांड में पुलिस ने कानून के रखवाले को ही साजिश रचने के आरोप में धर दबोचा है। मेरठ पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी के भाई और पीएसी के जवान अंकित को सबूत मिटाने और हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खाकी वर्दी के भीतर छिपे अपराधियों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। पकड़े गए जवान पर आरोप है कि उसने अपने भाई को बचाने के लिए मोबाइल डेटा को डिलीट किया और पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने देश को दहलाने की एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। एटीएस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के मॉड्यूल से जुड़े 5 और संदिग्ध आतंकवादियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ये सभी आतंकी देश के महत्वपूर्ण ठिकानों पर ब्लास्ट करने के लिए बम बनाने की फिराक में जुटे हुए थे। इससे ठीक 2 हफ्ते पहले भी गुजरात से 8 आतंकियों को पकड़ा गया था, जिससे साफ है कि देश के भीतर आतंकी नेटवर्क दोबारा पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियां अब इन पकड़े गए संदिग्धों से कड़ी पूछताछ कर रही हैं ताकि इनके पूरे नेटवर्क और मददगारों को नेस्तो नाबूद किया जा सके। तो दोस्तों, ये थी राजनीति और अपराध की दुनिया की आज की 10 सबसे बड़ी और हिलाकर रख देने वाली खबरें।